फ्रेंड्स, वेलकम बैक सीबीएसई इंग्लिश सेल। तो आज हम करने वाले हैं इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर पोएम करने जा रहे हैं द वॉइस ऑफ रेन, क्लास 11th। तो सबसे पहले हम इस पोएम की जो वैल्यू पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। आज हमारी जो पोएम है द वॉइस ऑफ रेन है और इसके जो पोइट है वॉल्ट विटमैन, इसके जो पोइट हैं। तो सबसे पहले इसके वैल्यू पॉइंट पढ़ लेते हैं थोड़े से। ठीक है, पोइम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया इट इज़ एन इमेजनरी डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन। ये जो पूरी की पूरी जो पोइम है द वॉइस ऑफ रेन, ये एक इमेजनरी पोइम है। ठीक है, इसके अंदर जो डायलॉग सारे दिए हुए वे सारे के सारे इमेजनरी डायलॉग है, जो किसके बीच की वार्ता है, पोइट और रेन के बीच की वार्ता है। ओके, सेकेंड नंबर इसका पॉइंट दिया द पोइट कैजुअली आस्क द रेन हु इट इज़। इस पोइम के अंदर जो पोइम की फर्स्ट नंबर लाइन है, इसमें क्वेश्चन पूछा एंड हु आर यू। इसमें मतलब जो पोइट है वो पूछ रहा है, ठीक है, इस रेन से पूछ रहा है कि आप कौन हो। थर्ड नंबर टू सरप्राइज द रेन आंसर द क्वेश्चन एंड टेल अबाउट द बर्थ एंड एंड। और इसके अंदर जो पोइट है उसको सरप्राइज होता है जान के कि जो रेन है क्या कर रही है, उसके क्वेश्चनों का आंसर दे रही है और उसको बता रही है उसके बर्थ के बारे में और उसके एंड के बारे में बता रही है। उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सारी की सही है पूरी पोइम है, होल पोइम्स फॉलो द लिटरेरी डिवाइस पर्सोनिफिकेशन। इस पूरी पोइम के अंदर ये जो फॉलो कर रही है पर्सोनिफिकेशन को फॉलो कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉइस ऑफ द रेन, रेन की कोई भी वॉइस नहीं होती। इसका मतलब यहाँ पे कोई ह्यूमन बींग क्या है, पोइट यहाँ पे क्या बन रहा है, वॉइस बन रहा है। किसकी वॉइस बन रहा है, रेन की वॉइस बन रहा है। या इसलिए यहाँ पे क्या किया है, थिंग्स के साथ किसकी कंपेरिजन हो गई, ह्यूमन बींग के साथ होगी। तो यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस आ गई, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया पूरी की पूरी पोइम के अंदर, जो हेडिंग से पता लग रहा है। ओके, और उसके बाद में जो ये पोइम लिखी गई है ये फ्री वर्स में लिखी गई है, एक फ्री वर्स पोइम है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही, इसलिए क्या ये एक फ्री वर्स पोइम है। ओके, तो स्टूडेंट्स बिना कुछ देरी के हम क्या स्टार्ट करते हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, इसका जो पोइट है वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो हम आज की ये पोएम स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी फर्स्ट नंबर लाइन दे रखी है एंड हु आर यू। अब देखो स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे जो वर्ड आया है ART, इसके बारे में स्टूडेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया था। ठीक है, ये आर जो वर्ड है ये क्या क्या वर्ड है यहाँ पे, इसका मीन्स यहाँ पे आर, क्या मीन है यहाँ पे इसका, आर मीन है, क्योंकि एक आर्किक वर्ड है ये। ओके, आर्किक वर्ड का मीन्स हो गया ओल्ड फैशन वर्ड, जो कि एट प्रेजेंट टाइम में जिनका यूज नहीं हो रहा। उसके बाद में सेकेंड नंबर वर्ड दिया हुआ THOU। ठीक है, इसका मीन हो गया, ये भी एक आर्किक वर्ड है, इसका मीन यहाँ पे है यू। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन बन गया हु आर यू, आप कौन हो। सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, ये यहाँ पे देखो वर्ड दिया हुआ सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। ओके, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, इनको हटा देता हूँ एक बार में। सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर यानी किसको, किसके बारे में बात की आ रही है, रेन के बारे में बात की। रेन क्या है यहाँ पे, सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर क्या है यहाँ पे, रेन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, एक लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं, कौन सी यू को है, इमेजरी। यहाँ पे इमेजरी का यूज़ किया गया है। ठीक है, IMAGERY, इमेजरी का यूज़ यहाँ पे किया गया है। ओके, तो स्टार्ट हो गई। एंड हु आर यू सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर। मैंने जो सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर मतलब जो रेन की ड्रॉप्स नीचे आ रही थी, उनसे मैंने पूछा कि आप कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल गिव मी एन आंसर। अब मेरे को ये स्ट्रेंज लगा, अजीब लगा है, क्या क्या अजीब लगा, गिव मी एन आंसर, मेरे को एक आंसर मिलता है, मेरे को एक जवाब मिलता है। एज हेयर ट्रांसलेटेड, मेरे को जो जवाब अब है कौन दिया जा रहा है, किसके द्वारा रिप्लाई दी जा रही है, उस रेन के द्वारा रिप्लाई मेरे को दी जा रही है। और उसका इस पोएम के अंदर ट्रांसलेट किया गया, सारा सारा ट्रांसलेट मतलब क्या जवाब मिला था वो सारा का सारा यहाँ पे जो पोइट है हमें बता रहा है। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या बीच की कन्वर्सेशन है, क्या क्या डायलॉग है। स्टार्टिंग में यहाँ पे थर्ड नंबर लाइन से आगे, आई एम द पोइम ऑफ द अर्थ। देखो यहाँ पे इस पोइम की प्रत्येक लाइन और प्रत्येक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना आप। ठीक है, फर्स्ट नंबर लाइन आगे, आई एम दी पोइम ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई कौन है यहाँ पे, आई के बारे में आपको पता लग गया हो। आई किसके बारे में बात की जा रही है, आई यहाँ पे रेन, रेन के बारे में बात की जा रही है। कौन आई, रेन। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, आई एम दी पोइम ऑफ द अर्थ, यानी मैं अर्थ की पोइम हूँ।
ठीक है, रेन क्या कर रही है, मैं अर्थ की एक पोइम हूँ। रेन कंपेरिजन किसके साथ कर रही है, अर्थ के साथ कर रही है। तो यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस और यूज़ हो रही है जिसका नेम यहाँ पे है मेटाफोर। ओके, कौन सी डिवाइस है, मेटाफोर, METAPHOR। कौन सी डिवाइस है, मेटाफोर। आप लोग नोट कर लेना स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम इसलिए कंफर्टेबल नहीं है, ये लिखने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा मेरे को, साथ साथ नोट करते रहना। क्या आ गया, कौन सी लाइन के अंदर, आई एम दी पोइम ऑफ द अर्थ, इसके अंदर मेटाफोर का यूज़ किया गया है। ठीक है, उसने जवाब दे दिया मैं क्या हूँ, अर्थ की एक पोइम हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कौन कह रहा है, वॉइस ऑफ द रेन, रेन की जो आवाज़ कह रही है। ठीक है, यानी पर्सोनिफाइड, ये तो पहले बता ही दिया मैंने। आगे चलते हैं। एटर्नल आई राइज इम्पेबल्स आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया जा रहा है, एटर्नल। सबसे पहले एटर्नल का मीन यहाँ पे देख लो। एटर्नल जो वर्ड है इसका मीन यहाँ पे आ गया अनएंडिंग, यानी क्या बोल सकते हो, एवर लास्टिंग, जिसका कभी अंत ना हो, अनएंडिंग। आई राइज इम्पेलेबल, इम्पेलेबल का मीन हो गया यानी ऐसी चीज़, अनेबल टू फील इट बाय टचिंग, जिस चीज़ को हम क्या नहीं कर सकते, टच कर ले उसके बाद उसको फील नहीं कर सके। ऐसी थिंग्स जिसको हमने टच भी कर लिया फिर भी हम उसको महसूस ना कर सकें। इसका मतलब क्या हो गया, रेन के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, आई रेस इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड्स एंड द बॉटमलेस सी। अब यहाँ पे उसने बता दिया मैं यहाँ से गिरती हूँ, ठीक, उड़ती हूँ और गिरती हूँ कहाँ पे, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। सबसे पहले देखो नई एक लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है, बॉटमलेस सी। जो सी है वो यहाँ पे यह कहना चाहता है कि जो सी है उसका बॉटम नहीं है, तल नहीं है, मतलब उसका मतलब जो नीचे का जो तल होता है ना वो है ही नहीं, बताना चाहता है। यानी बॉटमलेस यहाँ पे इसका मतलब क्या कर दिया, हाइपरबोल का यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक नई डिवाइस और आ गई, हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल, HYPER और उसके बाद में BOLE, हाइपरबोल। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइस एक और यूज़ कर दी यहाँ पे, कौन सी यूज़ की है, हाइपरबोल का यूज़ यहाँ पे कर दिया गया है। तो इस लाइन को पूरी पढ़ लेते। एटर्नल मतलब अनएंडिंग, आई रेज में उठती हूँ उसके बाद में मैं गिरती हूँ, मेरे को टच करके भी मेरे को महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक है, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मतलब कहाँ पे गिरती हूँ, उस बॉटमलेस सी के अंदर मैं जाके गिर जाती हूँ, यानी समुद्र के अंदर। उसके बाद कह रहा है अपवर्ड, यहाँ से चल रहा है अपवर्ड टू हेवन, यानी अपवर्ड का मतलब हो गया दोबारा से उठना, मैं दोबारा उठती हूँ, कहाँ जाती हूँ, हेवन की तरफ, आसमान की तरफ, स्काई की तरफ। और दोबारा से यहाँ पे आ गया वेंस, यहाँ पे वेंस, पहले मैंने आर्की वर्ड के बारे में बोला, इसमें बहुत ज़्यादा आर्की वर्ड का यूज़ किया गया है, वेंस का यूज़ किया गया फ्रॉम वेयर। ये जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर इसका क्या मीन निकल रहा है, फ्रॉम वेयर, इसका मीन निकल रहा है फ्रॉम वेयर। ओके, ये भी एक आर्किक वर्ड है। ठीक है, फ्रॉम वेयर हो गया। वो कह रहा है मैं उठती हूँ अपवर्ड टू हेवन, आसमान की तरफ उठती हूँ, और जहाँ से क्या बोलती हूँ, आगे देखो, वगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर। ठीक है, वैगली मतलब नॉट क्लियरली, यहाँ पे वगली का मीन्स हो गया नॉट क्लियर, ये कहने का मतलब नॉट क्लियर, क्लियर नहीं है, अनक्लियर है, यानी कहने में अनक्लियर, फॉर्म टुगेदर। और वहाँ पे जाकर क्या मिल जाती हूँ, एक साथ मिल जाती हूँ, यानी जो वेपर्स होते हैं। ठीक है, मतलब आप देखा होगा पानी कैसे आसमान के अंदर जो वेपर्स है ऊपर जाते हैं, स्टोर होते हैं, उसके बाद में क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, चेंज्ड, मतलब वहाँ पे जाके मैं क्या हो गया, पूरा पूरा मिल जाती हूँ, चेंज, एंड येट द सेम, यानी कहने का मतलब वहाँ पे जाके मैं क्लाउड में चेंज तो हो गई। ठीक है, लेकिन आगे एक और बात कहनी है, क्या कहना चाहता है, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम, कि मैं क्लाउड तो बन गई वहाँ पे जाके, लेकिन क्या करे, एंड येट द सेम, लेकिन अभी भी मैं सेम की सेम हूँ। सेम का मतलब यहाँ पे क्या है, अभी भी मैं वो रेन हूँ। ठीक है, अभी भी मैं वो वाटर ड्रॉप हूँ, मेरे में कोई चेंज नहीं आया है। हालांकि मैं वहाँ पे जाके मैंने क्लाउड फॉर्म कर लिया है, क्लाउड का रूप ले लिया है, लेकिन अभी भी मैं वैसी की वैसी ही हूँ। ओके, आगे चलते हैं। आई डिसेंड टू लव द ड्रॉट्स एटॉमिक्स डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड्स, डिसेंड्स का मतलब हो गया यहाँ पे कम डाउन। ठीक है, डिसेंड्स का मीन यहाँ पे हो गया कम डाउन। थोड़ी सी स्क्रीन को मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ओके, समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, आई डिसेंड टू लव द ड्रॉट्स। अब यहाँ पे लव का मीन्स यहाँ पे लिख लो, इसका मीन्स होता है वॉश, धोना, इसका मीन्स होता है धोना, वॉश करना। अब क्या करते हो, डिसेंड मतलब कम डाउन में वापस नीचे आओ, मतलब सबसे पहले अपवर्ड कर दिया, और सेकंड लाइन में क्या करता है, डिसेंड कह रहा है यानी मैं वापस नीचे आती हूँ,
क्या करने के लिए? वॉश करने के लिए। किस चीज़ को वॉश करने के लिए? ड्रॉट्स। ड्रॉट्स का मतलब होता है जो ड्राईपन है, जो सूखापन है, जो सूखा है, यानी जो मतलब जहाँ पे पानी की आवश्यकता है, सूखा है जहाँ पे, ठीक है, डेजर्ट एरिया है हो गया, या फिर दूसरा एरिया हो गया, तो मैं क्या कर देती हूँ, उसको ड्रॉट कर देती हूँ, ठीक है। एटॉमिक्स, एटॉमिक छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, उसके बाद में जो डस्ट लेयर है ऑफ द ग्लोब, उस ग्लोब के ऊपर, यहाँ पे ग्लोब क्या है, अपनी अर्थ के बारे में बात की जा रही है, ऊपर गई पहले, उसके बाद डिसेंड कम डाउन आती हूँ और धो देती हूँ क्या, सूखेपन को, और छोटे से जो पार्टिकल है छोटे छोटे उनको, और साथ जो डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, जो मिट्टी चारों ओर जम चुकी है, पेड़ पौधों के बारे के ले ले, किसी के बारे में, ग्रीनरी के बारे में ले, उन सबको मैं धो देती हूँ, यानी सबको मैं वॉश कर देती हूँ एकदम से, या नया खिला देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट अनबॉर्न, लेटेंट का मीन होता है हिडन, मतलब जो छिपे हुए हैं अभी तक। आगे देखो क्या करें, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, वो कह रहा है मेरे आने से पहले जो सीड्स क्या थे, सिर्फ सीड थे, लेटेंट अनबॉर्न, वहाँ पे दबे हुए थे, हिडन थे, अनबॉर्न, उनका द्वारा से जन्म नहीं हुआ था। जन्म नहीं होने का मतलब, हम सीड्स वगैरह डालते हैं ग्राउंड के अंदर, जब तक बारिश नहीं होती है तब क्या होता है, वो सीड्स ग्रो नहीं करता, उससे प्लांट नहीं निकलता है। लेकिन ये कह रही है जब ही मैं रेन ड्रॉप यहाँ गिरती है, तो रेन ड्रॉप के गिरने के बाद क्या होगा, उनमें से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई, ओ सॉरी, हाँ यही से करें, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई अवन ओरिजिन्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ड आया डे एंड नाइट। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब कभी भी टू अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड आते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है, OXYMORON। ओके, ऑक्सीमोरन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। हो गया, आगे देखते हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई आवन ओरिजिन, मतलब कि कई दिनों के बाद संग इधर से उधर, मतलब सबसे पहले क्या होता है, समुद्र में जो पानी होता है, वेपर्स बनते हैं, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, ऊपर उठने के बाद क्लाउड्स फॉर्मेट होता है, फिर वापस रेन आती है, रेन होने के बाद दोबारा से पानी मतलब समुद्र में आ गया, जो मतलब जहाँ भी जैसा भी है, जिस पोजीशन में, नदियों के अंदर, समुद्र के अंदर, ओशंस के अंदर, जहाँ भी, तो वहाँ से पानी क्या होता है, दोबारा से उठना शुरू हो जाता है ना। उसके मतलब कह रहा है कि लंबे समय का डे एंड नाइट लगातार चलने के बाद, उसके बाद कह रहा है आई गिव बैक लाइफ टू माई आवन ओरिजिन, उसके बाद मैं अपने स्वयं की ओरिजिन उत्पत्ति को दोबारा से जन्म देती हूँ। जन्म देने का मतलब दोबारा से मेरा वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, समुद्र में आके जो ड्रॉप से गिर जाती है, उसके बाद में उसके दोबारा से वेपर बनने स्टार्ट होंगे, और दोबारा से उसका वो सिस्टम है, दोबारा से वही चल पड़ेगा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखना, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर यहाँ पे एंड वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इस पैराग्राफ में भी दोबारा से यहाँ पे एंड आ गया, यहाँ पे भी एंड आ गया, मतलब यहाँ पे देखो तीनों लाइन जो स्टार्ट हो रही है, इन तीनों लाइनों के अंदर एंड वर्ड दोबारा से बार बार एक ही वर्ड आ रहा है। जब when two successive lines start with the same word, okay, there we can use anaphora literary device। यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है, एनाफोरा, ANAPHORA, एनाफोरा। ओके, कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है यहाँ पे, एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रही है। आगे देखो क्या करें, यहाँ पे नेक्स्ट आगे एंड मेक, यहाँ से है एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल इट, और उसके बाद में क्या, किस चीज़ को इट मतलब इस अर्थ के बारे में, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफुल, उसके बाद में जो ड्रॉप्स है उस चीज़ को बिल्कुल प्योर बना देती है, ठीक है, शुद्ध बना देती है, और ब्यूटीफाई इट, और इसको ब्यूटीफाई कर दिया, और भी ज़्यादा आकर्षित कर दिया। आपने देखा होगा रेन जब भी आती है, रेन के आने के बाद जो ग्रीनरी है, जो प्लांट्स वगैरह है, उसके ऊपर डस्ट वगैरह जो सारी जमी होती है, वो सारी की सारी उतर जाती है, और प्लांट्स एकदम से शाइनिंग करने लग जाते हैं, उस चीज़ के बारे में। ओके, आगे देखो लास्ट के अंदर, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट की जो 3 लाइन्स है, इसको क्या डाला गया है, ब्रैकेट के अंदर डाला गया है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, जब कभी लाइन को ब्रैकेट के अंदर डाला था, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे देखो ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ओनली इन 3 लाइनों के अंदर ऐसा किया गया, बाकी किसी भी लाइन में ऐसा नहीं किया गया। तो इसके बारे में बता रहा हूँ, ये क्या है, ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, पोइट के द्वारा बनाया गया, और अपने थॉट्स को लेके, अपने विचार, यहाँ पे जो पोइट है वो अपने विचार रख रहा है, ठीक है, फॉर सॉन्ग्स इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग्स। उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे मेरा क्या एक सॉन्ग हो गया, सॉन्ग को गाने वाला क्या हो गया, सिंगर हो गया, इस तरह से सिंगर क्या होता है, एक सॉन्ग आता है, दोबारा से उसी के अंदर समा जाता है। उसी तरह से क्या करता है, इशूइंग फ्रॉम बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस से निकल, आप देखा होगा बर्थ प्लेस क्या था, उसका सी बताया ना इस पोइम के अंदर, वहाँ से निकलने के बाद वो क्लाउड फॉर्मेट होता है, दोबारा से नीचे गिरता है रेन के रूप में, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, अपनी सारी की सारी यात्रा को फुलफिल मतलब कंप्लीट करने के बाद, चारों ओर घूमने के बाद वापस यहीं पे आ जाती है। ओके, लास्ट में यहाँ पे देखो, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो वर्ड दिया हुआ है
रेक्ड और अनरेक्ड। ओके, यहाँ पे वर्ड आया है रेक्ड एंड अनरेक्ड, ये देखो यहाँ पे आ गया रेक्ड एंड अनरेक्ड। यहाँ पे ये क्या हो गया, तो अपोजिट वर्ड है, रेक्ड हो गया और एक आ गया अनरेक्ड हो गया। तो ऑक्जिमोम आपको पता है, जब टू सक्सेसिव वर्ड्स साइड बाय साइड आते, अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड आते हैं तो वहाँ पे ऑक्जिमोर्म, OXYMORON, ऑक्जिमोम लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रेक्ड के क्या बात, क्या रेक्ड क्या हो गया, केयर्ड, केयर्ड करना, ठीक है। रेक्ड का क्या हो गया, केयर्ड करना, और अनरेक्ड का हो गया अनकेयर्ड करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में केयर करना और अनकेयर्ड करना। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ ड्यूली, ड्यूली का मतलब होगा राइटली, प्रॉपरली, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको। अब वो कह रहा है मैं केयर नहीं करती इस चीज़ के बारे में, करती हूँ नहीं करती, मेरे को इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कहने का मतलब जो रेन है, पानी है, उसके बारे में ये रेन कह रही है, जो मेरे द्वारा जो वाटर दिया जा रहा है उसके बारे में आप केयर करो या ना करो, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा से आती हूँ, ठीक है, विद लव रिटर्न्स, और अपना प्यार लेके दोबारा से। आप देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है, अभी जो सीज़न चल रहा है, मतलब जो गर्मी का टाइम है, अब हमें क्या है, नीड है, क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, बारिश की रिक्वायरमेंट, रेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो तो आएगी, उसके बाद हम पानी का यूज़ करें, अच्छे से यूज़ करें, चाहे उसको वेस्ट करें, चाहे कैसे करें। यहाँ पे रेन कह रही है मैं केयर नहीं करती, ठीक है ना, आप इसका यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका नहीं कर रही, लेकिन मैं तो क्या कर रही हूँ, पूर्णतया मतलब प्रॉपर वे से दोबारा से आपके साथ आपके सामने आ जाती हूँ, क्या लेके, अपना लव लेके दोबारा से आपके सामने रिटर्न हो जाती हूँ। स्टूडेंट्स, होप करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके।